नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हाजिर हूं कुछ बड़ी खबरों के साथ। सबसे बड़ी खबर कोरोना को लेकर के है। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है और स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के साथ रविवार को एक बड़ी बैठक की और उस बड़ी बैठक के बाद कई ऐसे फैसले हैं जो 1 या 2 दिन में लिए जाएंगे। 24 घंटे में 46,569 लोग प्रभावित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज और 250 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं कोरोना से। अपर आयुक्त दिल्ली समेत 300 लोग प्रभावित हुए हैं कोरोना से। एक बड़ी खबर, और एकदम ये रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही है। 1,80,000 नए मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो 4,000 के पार हो चुके हैं। बड़ी खबर, और 24 घंटे में 146 लोगों की मौत हुई है। 46,569 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। ये भी एक पॉजिटिव खबर है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज और 250 कर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। ये भी एक बड़ी खबर है। पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में कोरोना तेजी से फैल रहा है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा और इन तमाम स्टेट्स में और खास करके साउथ में, तमिलनाडु और केरल में स्थिति लगातार खराब होने की ओर बढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं कि पूरा देश कोरोना प्रभावित है और कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। अब इसमें आपको समझना यह है कि ओमिक्रॉन के मामले भी 4,000 से अधिक बढ़े हुए हैं, जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग और अन्य तकनीक से ये स्पष्ट हो रहा है कि कोरोना नॉर्मल स्थिति में क्या है और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिस तरह से प्रभावी हो रहा है उसने क्या स्थिति बनाई है। और इस कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री की एक हाई लेवल मीटिंग में कई बातों पर विचार विमर्श हुआ है और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अब इन पूरे मामलों पर नजर रखेंगे। ये भी एक नई खबर है। और साथ ही साथ जो पूरी टीम है पीएमओ के निर्देश पर अब वो काम करेगी, वो नजर बनाए रखेगी राज्यों के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद कुछ ऐसे फैसलों का या कुछ दिशा निर्देश का ऐलान कर सकते हैं। तो केंद्र की सक्रियता, राज्यों की सक्रियता के बावजूद कोरोना लगातार बेकाबू स्थिति की ओर बढ़ चुका ही नहीं बल्कि बढ़ गया है। तो अब आप ये कह सकते हैं, और बढ़ रहा है, अब आप ये कह सकते हैं कि आपको कोरोना वॉरियर्स बन ही जाना है, क्योंकि आने वाले 1 हफ्ते में स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है। राजधानी दिल्ली में स्थिति खराब है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, सामान्य गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस को प्रभावी तरीके से अभी जारी रखने की कोशिशें की जा रही हैं। और केंद्र के दिशा निर्देश या गाइडलाइंस के बाद जब तक कोरोना की ये रफ्तार बढ़ रही है, तब तक सभी राज्यों को एक नियम के तहत कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने और कराने के आदेश दिए जा सकते हैं। क्योंकि चुनाव की तारीखों का 5 राज्यों में बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और वहां पर इलेक्शन कमीशन को चुनावी गतिविधियों पर पूरी नजर बना करके रखना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेतहाशा बढ़ता हुआ कोरोना कहीं और मुश्किलों में उन राज्य के वासियों को न डाल दे और साथ ही साथ पूरे देश को मुश्किलों में न डाले। पश्चिम बंगाल में भी स्थिति बेहद खराब है, बेहद नाजुक है। और वहां पर जिस तरीके से गंगा सागर यात्रा की शुरुआत की इजाजत दी गई और उसके बाद वहां मामले बढ़ रहे हैं, उस पर भी विमर्श किया जा सकता है। क्योंकि गंगा सागर यात्रा
और वो मेला बहुत ही प्रभावी तरीके से पूरे उत्तर भारत में लोगों के धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस कोरोना के बढ़ते हुए मामले के बीच कुछ ऐसी गतिविधियां हैं, धार्मिक भी हो सकती हैं और कुछ शासन प्रशासन की और साथ ही साथ चुनावी गतिविधियों को देखते हुए उन पर कहीं न कहीं एक स्तर पर अंकुश लगाने की कोशिशें की जाएंगी। तो कुल मिलाकर के कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में स्थिति बेहद खराब हो रही है। हालांकि कोरोना को मात देने वाले संक्रमितों की संख्या भी, जो मरीज संक्रमित थे वो ठीक हुए, उनकी भी संख्या बढ़ रही है, लेकिन मरने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेहद खतरनाक तरीके से कोरोना की तीसरी लहर देश में प्रभावी हो रही है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरीके से सक्रिय होकर के कोरोना की रफ्तार को रोकने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और आप मास्क का उपयोग करें और समय समय पर अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर उसे साफ सुथरा करने की कोशिश करें, क्योंकि बचाव करेंगे तभी आप खुद को, परिवार को और देश को सुरक्षित कर पाएंगे। तो कोरोना की इस बड़ी खबर के साथ अब हम दूसरी बड़ी खबर पर चलते हैं और ये दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां बेहद तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इस तरीके से सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर दाना डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के सहयोगी राजभर ने दावा किया है कि अपना दल सोनेलाल पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी की बातचीत चल रही है और अनुप्रिया पटेल समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। ये सुभासपा के मुखिया राजभर का दावा है। बड़ी बात है कि राजभर सपा की नुमाइंदगी कर रहे हैं या अपनी पार्टी की, लेकिन उनका दावा है ओम प्रकाश राजभर का कि अनुप्रिया पटेल समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। हालांकि अपना दल की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और अपना दल के आशीष पटेल, जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं, उनका कहना है कि वो एनडीए का हिस्सा है और राजभर की बातों पर या उनके बयान पर कोई कमेंट नहीं देना चाहते। तो कुल मिलाकर के ये संशय की स्थिति या ये राजनीतिक बयान क्यों दिया गया है, इसको भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। इस संबंध में जमुना प्रसाद सरोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अनुप्रिया पटेल अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता भी हैं। सरोज जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दावा किया गया है राजभर की तरफ से। देखिए, हमारे कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आशीष पटेल जी ने जो कहा है उसी बातों को मैं संबद्ध करता हूँ। हमारी पार्टी एनडीए का हिस्सा थी और अभी भी है। सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है और 2014 से गठबंधन में है। 3 चुनाव हम लोगों ने लड़ा है और उम्मीद है कि हम 2022 का भी चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे। अभी सीटों के बंटवारे पे बातचीत चल रही है, अभी निर्णय नहीं आया है। ये ओपी राजभर के बयान पर कुछ नहीं कह रहे हैं आप? मुलाकात हुई, संपर्क हुआ, नहीं हुआ? अगर ऐसी बात है तो आप उसका खंडन कर दीजिए कि बिल्कुल ऐसी बात ही नहीं हुई है, वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ओपी राजभर भी तरह तरह की बातें करते रहते हैं। अब जैसे उलझन वाली बातें ज्यादा करते हैं और हर नेता अपनी बातों करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और उस बातों पर हमारे आदरणीय आशीष जी ने कोई कमेंट नहीं किया तो हम भी कमेंट नहीं करना चाहते।
ये कमेंट न करना भी एक सवाल पैदा करता है, क्योंकि अगर आप एनडीए के साथ हैं, अनुप्रिया जी बाकायदा केंद्र में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के संपर्क में बराबर रहती हैं, तो अपना दल को विशेष महत्व भी उत्तर प्रदेश में दिया जाता है, तो फिर इस पे कमेंट करना चाहिए, जोरदार खंडन करना चाहिए। जोरदार खंडन न करना और बहुत ही सपाट बयानी करना, ये कुछ संकेत सही नहीं है। नहीं, हम इतना कह सकते हैं कि हमारा सीटों पर बातचीत चल रही है हमारी, और अभी समझौता नहीं हुआ है। हाँ, ये है, इतना निश्चित है कि हम पहले से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये कैसे, अगर बातचीत चल रही है आपकी सीटों के बंटवारे को लेकर के, तो ये दावा आप पहले से कैसे कर दे रहे हैं कि आप ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे? ये तो दबाव बनाने की रणनीति है। अब जो भी समझा जाए तो ये तो है ही है जी। हर पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, तो हम भी आगे ही तो जाएंगे, पीछे तो जाना नहीं है कि हमें 11 सीटें दी गई थी और हम 9 जीते थे। इस बार निश्चित रूप से हम ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। अगर ज्यादा सीटें न दी गई तो राजभर की बात सही भी हो सकती है क्या? अब इस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन आप इस पर तो कमेंट कर सकते हैं कि राजभर को अपनी पार्टी सुभासपा के संबंध में बात करनी चाहिए थी। वो अखिलेश यादव की नुमाइंदगी कर रहे हैं, या उनके प्रवक्ता हैं, या अपने पार्टी के सर्वे सर्वा या प्रवक्ता हैं, इस पर तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि उनको अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा अच्छा होगा कि दूसरी पार्टी के चक्कर में ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद जमुना प्रसाद सरोज जी। ये अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता, सीधे सीधे उन्होंने खंडन किया कि जो आशीष पटेल ने, जो अनुप्रिया पटेल के पति भी हैं और अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा हैं और रहेंगे, लेकिन ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए बातचीत चल रही है। अर्थात दबाव की एक रणनीति पर अपना दल है, लेकिन चूंकि अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, किस तरीके से दबाव की राजनीति के तहत ज्यादा सीटें प्रदेश के चुनाव में ली जा सकती हैं, शायद ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, मंथन किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अपना दल एनडीए का हिस्सा है, ये स्पष्ट किया जा रहा है अपना दल की तरफ से, और साथ ही साथ सोनेलाल पटेल के पार्टी के सभी लोग एक साथ एनडीए का हिस्सा होने का भी दावा कर रहे हैं। इसलिए राजभर ने जो बयान दिया है, उसे इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी की स्थिति को संशय में डालने के लिए या गठबंधन को मुश्किलों में डालने के लिए एक रणनीति हो सकती है, और ओपी राजभर का यह बयान उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो ये था उत्तर प्रदेश से एक चुनावी शगुफा, जो फिलहाल अपना दल की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि ओपी राजभर की तरफ से छोड़ा गया था। अब हम आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर, और वो है गोवा से। गोवा में सत्ताधारी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। एक तीसरी बड़ी खबर है, गोवा में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गोवा में चुनाव से पहले माइकल लोबो ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने मंत्री पद के साथ विधायक पद से भी इस्तीफा दिया है। बीजेपी पर माइकल लोबो ने बड़ा आरोप लगाया है, और उन्होंने कहा है कि दिवंगत पर्रिकर की विरासत को गोवा बीजेपी भूल गई है, और माना जाता है कि लोबो पर्रिकर के समर्थक थे। तो इस तरीके से चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है गोवा में, और माइकल लोबो जो कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, विधायक पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि मनोहर पर्रिकर दिवंगत, उनकी विरासत को भारतीय जनता पार्टी भूल गई है, और पर्रिकर के समर्थक और कार्यकर्ताओं को हाशिए पर किया जा रहा है, ये भी माइकल लोबो ने आरोप लगाया है। तो गोवा में
2 विधायक पहले इस्तीफा दे चुके हैं। माइकल लोबो ने विधायक पद और मंत्री पद से एक साथ इस्तीफा दिया है। इन परिस्थितियों में गोवा में बीजेपी मुश्किलों में आ सकती है। हालांकि अभी सब कुछ मैनेज किया जा सकता है, उसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के मुकाबले आज भी बीजेपी की स्थिति फिलहाल बेहतर है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी की सक्रियता बीजेपी में बढ़ी है और वहां पर उनका एक सोशल इंजीनियरिंग या ममता स्टाइल की जो राजनीति है वो प्रभावी हो रही है तृणमूल कांग्रेस के लिए, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो कांग्रेस हाशिए पर चली गई है, उस कांग्रेस का विकल्प बन करके तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को मुश्किलों में डाल सकती है, वो भी उन परिस्थितियों में जब लोबो जैसे पर्रिकर समर्थक नेता और मंत्री विधायक ने इस्तीफा दिया है। ऐसे में अब बीजेपी के लिए गोवा में खतरे की घंटी है। यह गोवा से एक बड़ी खबर है जो हमने आप तक पहुंचाई। अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर चलते हैं और एक बड़ी खबर वो अमेरिका से आ रही है। अमेरिका में आग लगने की एक भीषण घटना हुई है जिसमें 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक बड़ी खबर और वो अमेरिका से है कि एक आग की घटना हुई है और न्यूयॉर्क शहर में एक बड़े अग्निकांड की खबर है। एक अपार्टमेंट में भीषण आग लगी है और उसकी चपेट में 19 लोगों की मौत हुई है आने से। हादसे में 32 लोग घायल हैं और 9 की हालत बेहद गंभीर है। ब्रॉक्सबोरो इलाके में यह घटना हुई है न्यूयॉर्क के, और एरिक एडम्स जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं उन्होंने इस खबर की पुष्टि भी कर दी है। तो एक बड़ी खबर और वो न्यूयॉर्क से है। एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 19 लोगों की मौत और घायल लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और कई घायल उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से एक बड़ी घटना और वो भी आग लगने की और उसमें 19 लोगों की दुखद मौत की। तो एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर अब हम आपको लेकर चलते हैं और वो है म्यांमार से। म्यांमार की लोकतंत्र की प्रतीक माने जाने वाली आंग सान सू ची 4 साल के जेल की सजा हुई है। एक बड़ी खबर और वो एक और बड़ी खबर और वो है म्यांमार से। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य शासन की एकदम अपनी मनमानी चल रही है और लोकतंत्र की प्रतीक माने जाने वाली नेता आंग सान सू ची को 4 साल के जेल की सजा हुई है। कई दशकों तक जेल की सलाखों में रहने वाली आंग सान सू ची एक बार फिर जेल में डाल दी जाएंगी। 4 साल डाली गई हैं और 4 साल की सजा उन्हें हुई है। भ्रष्टाचार के एक मामले में, वो भी चुनाव से संबंधित बताया जा रहा है, उसके संदर्भ में आंग सान सू ची को जेल में डाल दिया गया है और अब इस आरोप में 4 साल की सजा उन्हें काटनी होगी। तो सैनिक शासन की तरफ से अब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, वो भी म्यांमार में, और आंग सान सू ची को 4 साल की सजा चुनाव प्रक्रिया में हेराफेरी के आरोप में एक मुकदमा चला और उस मुकदमे में जो सजा हुई वो है 4 साल के जेल की। तो आंग सान सू ची को मुकदमा चलाने के बाद चुनाव में हेराफेरी करने के आरोप में सजा सुनाई गई है और इस तरीके से एक के बाद एक कई ऐसे मुकदमे उन पर और चलाए जा सकते हैं
और एक तरह से लोकतंत्र का गला घोटने का काम म्यांमार की सैन्य सरकार करती जा रही है और पूरी दुनिया उसे यूं ही देखती जा रही है। इन बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि एवी स्टार न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।